Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing financial management MCQ type questions. We have completed 5 series with major MCQ type problem. Here we will discuss our 6th series. फिनेंशियल मैनेजमेंट के साथ ही साथ कई सारे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स और कई सारे थेरेटिकल सब्जेक्ट जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, जीएसटी, इसके ऊपर भी मैंने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई है जिसे मैंने अपलोड कर दिया है मेरी चैनल पर। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इन सारी सीरीज़ को भी पढ़ लीजिए। सो लेट अस बिगिन विथ अवर 6th सीरीज ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। Here is the question. One reason for the declining importance of pension fund is the dash: decrease in pension benefits for workers, downsizing of US companies, large number of conversions into self-directed plans, increasing number of federal regulations that restrict pension fund portfolios. One reason for declining importance of pension fund is downsizing of US companies. Option B is the correct answer. Under which of the following approaches cost of equity capital is assumed to be constant with the change in leverage? Net income approach, Modigliani and Miller approach, net operating income approach, ट्रेडिशनल अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच जो है वो एक फॉलोइंग अप्रोच उसको लाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में, जो कि अज्यूम किया जाता है कांस्टेंट और चेंजेस विथ लिवरेजेस। नेट इनकम अप्रोच जो है वो सजेस्ट करता है फर्म की वैल्यू को जो कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ थ्रू उसकी हायर डेप्थ प्रपोर्शन में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट फिनेंशियल एडवाइजर्स आर रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एज डैश: रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर्स, रजिस्टर्ड फिनेंशियल प्लानर्स, रजिस्टर्ड सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स। मोस्ट फिनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस एज रजिस्टर्ड फिनांस प्लानर्स के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिनेंशियल प्लानर एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर प्रोफेशनल होते हैं जो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को या फिर कॉरपोरेशंस को उनके लॉन्ग टर्म फिनांस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। नेक्स्ट, which of the following approaches advocates that the cost of equity capital and debt capital remain unaltered when the degree of leverage varies? Net income approach, traditional approach, Modigliani Miller approach, net operating income. नेट इनकम अप्रोच जो है वो एडवोकेट करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेप्ट कैपिटल को जो कि अनअल्टर्ड रहता है डिग्री ऑफ लिवरेज वैरीज में। नेट इनकम अप्रोच सजेस्ट करता है कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू इसकी हायर डेप्थ प्रपोर्शन में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंडरलाइंग ऑल इन्वेस्टमेंट्स इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन डैश: expected return and actual return, low risk and high risk, actual return and high risk, expected return and risk. Underlying all investment is trade-off between expected return and risk. Option D is the correct answer. रिस्क का सिंपली मतलब होता है फ्यूचर एक्चुअल रिटर्न जो कि वैरी होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न से। नेक्स्ट, while calculating weighted average cost of capital, preference shares are given more weightage, cost of issue is considered, tax factor is ignored, risk factor is ignored. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते समय हम कॉस्ट ऑफ इशू को कंसिडर करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक एवरेज होता है आफ्टर टैक्स कॉस्ट का कंपनी के वेरियस कैपिटल सोर्सेज जो कि यूज किए गए हैं फिनांस में कंपनी के। नेक्स्ट, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज वॉज रिकॉग्नाइज्ड ऑन ए परमानेंट बेसिस इन 1950, 1956, 1957, 1965। ऑन 31 अगस्त 1950 में बीएससी फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज के नाम से रिकॉग्नाइज की गई थी इंडियन गवर्नमेंट में अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड आफ्टर द रोल मॉडल ऑफ डैश: नैसेक, जैसेक, नैसडैक एंड जैसडैक, एनएससी। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो स्टार्ट की गई थी 1992 में आफ्टर द रोल मॉडल्स ऑफ नैसडैक जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन था और जैसडैक में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? डेप्रिसिएशन जनरेटेड फंड्स हैव नो कॉस्ट,
Cost of capital is low if a project is heavily debt financed. Cost of equity is equal to the dividend rate. All of the above. डेप्रिसिएशन जनरेटेड फंड्स जो है उसको कॉस्ट नहीं होती या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो होती है अगर प्रोजेक्ट हेवीली डेप्ट फिनांस्ड हो, या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल होती है हमारी डिविडेंड रेट के साथ. ये कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द अकाउंटिंग पीरियड साइकिल ऑफ एनएसई इज Wednesday to next Tuesday, Tuesday to next Wednesday, Monday to next Friday, Wednesday to next Wednesday. अकाउंटिंग पीरियड साइकिल जो होता है एनएससी का वो वेंसडे टू नेक्स्ट ट्यूसडे तक होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? सेफ्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, सॉल्वेंसी. फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव होता है बेस्ट मिक्स ऑफ डेब्ट, प्रीफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक, जो कि मैक्सिमाइज करती है कंपनी की मार्केट वैल्यू को और मिनिमाइज करती है इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को. द ग्रोथ इन बुक वैल्यू पर शेयर शोज द डैश राइज इन शेयर प्राइस, इंक्रीज इन फिजिकल एसेट ऑफ द फर्म, इंक्रीज इन नेटवर्थ, ग्रोथ इन रिजर्व्स. ग्रोथ इन बुक वैल्यू पर शेयर शो करती है ग्रोथ इन रिजर्व्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. बुक वैल्यू जो होती है इक्विटी शेयर की वो इंडिकेट करती है फर्म की नेट एसेट वैल्यू को शेयर पर बेसिस पर. द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट एंड द कॉस्ट ऑफ डेब्ट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल डिग्रीज ऑफ लिवरेज. दिस इज प्रोपाउंडेड बाय ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच. ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट जो होता है और कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है या फिर कांस्टेंट रहता है डिग्री ऑफ लिवरेजेस में. ये जो प्रोपाउंड किया गया है वो बाय नेट इनकम अप्रोच में प्रोपाउंड किया गया है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेट इनकम अप्रोच सजेस्ट करता है हमारी फर्म की वैल्यू को. नेक्स्ट, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इज डैश इज ओनली प्रैक्टिकल फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंक्रीजेस द ओवरऑल रिस्क ऑफ ए स्टॉक पोर्टफोलियो, always leads to higher returns than a domestic portfolio, can reduce risk due to increased diversification. इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग जो है वो हमेशा लीड करती है हायर रिटर्न्स को देन डोमेस्टिक पोर्टफोलियो. इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग जो है वो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसमें इन्वॉल्व होता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से सेलेक्ट करना एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption in the Miller and Modigliani approach? There are no transaction cost, securities are infinitely divisible, investors have homogeneous expectations, all the firms pay tax on their income at the same rate. सारे फर्म उनके इनकम पर टैक्स पे करते हैं सेम रेट पे. ये अजम्पशन नहीं है एमएम अप्रोच का. मोडिग्लिनी और मिलर अप्रोच जो है फर्दर स्टेट करता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है फर्म की वो अफेक्ट होती है इसकी ऑपरेटिंग इनकम के साथ अपार्ट फ्रॉम रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट. ये जो थ्योरी है वो स्टेट करती है वैल्यू ऑफ फर्म की जो कि डिपेंडेंट नहीं होती चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर फिनेंशियल डिसीजन के साथ फर्म के. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Mr. A is a daring portfolio manager. He wants to increase the return in his portfolio. He should choose stocks from defensive industry, industry at a growth stage, industry in the maturity period, industry with more expert potential. मिस्टर ए जो कि डेरिंग पोर्टफोलियो मैनेजर है और उसे उसकी रिटर्न को इंक्रीज करना है उसके पोर्टफोलियो में, तो उसे उसके जो स्टॉक है वो चूज करने पड़ेंगे फ्रॉम इंडस्ट्री एट ए ग्रोथ स्टेज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is not an assumption in Miller and Modigliani approach? There are no corporate or personal income tax. Investors are assumed to be rational and behave accordingly. There is no corporate tax though there are personal income tax. Capital markets are perfect. कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट ये अजम्पशन नहीं है एमएम अप्रोच में. एमएम अप्रोच स्टेट करता है मार्केट वैल्यू कंपनी की जो कि कैलकुलेट की जाती है उसके अर्निंग पावर के साथ और रिस्क जो उसके अंडरलाइंग एसेट में या फिर इंडिपेंडेंट वे में होती है उसके साथ. नेक्स्ट, डैश फैक्टर्स लीड टू एक्टिविटी ऑफ स्टॉक मार्केट. मनी सप्लाई, पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड. मनी सप्लाई फैक्टर्स जो है वो लीड करती है एक्टिविटी ऑफ स्टॉक मार्केट में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मनी सप्लाई जो है वो एंटायर स्टॉक ऑफ करेंसी और उसकी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सर्कुलेट करते हैं कंट्री की इकोनॉमी को पर्टिकुलर टाइम में.
मनी सप्लाई में इंक्लूडेड होता है कैश, कॉइन्स, बैलेंसेस जो कि हेल्ड किए जाते हैं चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स में और नियर मनी सब्सटीट्यूट्स में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर assumption behind the unrealized yield approach? The yield earned by investors has been on average in conformity with their expectations. The dividends will continue growing at constant rate forever. The market price will continue growing at a constant rate forever. Both A and B. यील्ड अर्न बाय इन्वेस्टर जो होती है वो एक एवरेज ऑन एन एवरेज कन्फर्मिटी विद देयर एक्सपेक्टेशन होती है, और डिविडेंड्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं ग्रोइंग एट ए कांस्टेंट रेट फॉरएवर के लिए। तो ये दोनों भी अजम्पशन होते हैं जो कि रियलाइज्ड डील अप्रोच को बिहाइंड करते हैं। सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। In the weekly efficient market, the stock prices reflects the company's financial performance, the past price of scrip, the demand for the scrip, the past price and traded volumes. वीकली इफिशियंट मार्केट में स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं पास्ट प्राइसेस को और ट्रेडेड वॉल्यूम्स को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वीक फॉर्म इफिशियंसी क्लेम करती है पास्ट प्राइस मोमेंट को, वॉल्यूम को और अर्निंग्स डेटा को, जो कि अफेक्ट नहीं करती स्टॉक के प्राइसेस को और जो कि यूज़ की नहीं जाती फ्यूचर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए। वीक फॉर्म इफिशियंसी एक 3 डिफरेंट डिग्रीज होती है इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में। One of the statements given below provides evidence for the semi-strongly efficient form. Low PE ratio effect, the size effect, effect on the stock split, weekend effect. अब जो वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो है इसमें से जो प्रोवाइड करता है एविडेंस फॉर सेमी स्ट्रांगली इफिशिएंट फॉर्म को, वो इफेक्ट ऑन द स्टॉक स्प्लिट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A growth industry is defined as dash, an industry with 15% rate of growth per annum, an industry where demand for its product is growing, an industry with high capital investment, an industry with average growth higher than the growth of the economy. अब जो ग्रोथ इंडस्ट्री है वो डिफाइन की जाती है इंडस्ट्री के साथ जिसकी एवरेज ग्रोथ इकोनॉमी की ग्रोथ से हाई होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रोथ इंडस्ट्री उस सेक्टर में होती है इकोनॉमी के जहां पर एक्सपीरियंस होता है हायर देन एवरेज ग्रोथ रेट और कंपेयर किया जाता है अदर सेक्टर के साथ। ग्रोथ इंडस्ट्रीज ऑफनली न्यू या फिर पायोनियर इंडस्ट्रीज होती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती पास्ट में, और उनकी जो ग्रोथ है वो रिजल्ट करती है डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि ऑफर्ड की जाती है कंपनी के थ्रू उनके फील्ड में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन BSE शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू डैश 2 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज। BSE में शेयर्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरीली स्टॉक्स जो होते हैं वो लिस्टेड किए जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और फिर डिवाइड किए जाते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। वो होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन डैश द कूपन रेट, ईयर्स टू मैच्योरिटी, एक्सपेक्टेड यील्ड टू मैच्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिपेंड करती है कूपन रेट, ईयर्स टू मैच्योरिटी और एक्सपेक्टेड यील्ड टू मैच्योरिटी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Dash is equal to common shareholders equity or common shares outstanding. Book value per share, liquidation value per share, market value per share, Tobin skew. बुक वैल्यू पर शेयर जो होता है वो इक्वल होता है कॉमन शेयर होल्डर्स की इक्विटी या फिर कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग के साथ। बुक वैल्यू जो होती है वो कंपनी के एसेट माइनस लाइबिलिटीज में दिखी जाती है और ये समटाइम्स रेफर की जाती है स्टेक होल्डर्स की इक्विटी के साथ या फिर ओनर्स की इक्विटी के साथ या फिर सिंपली उसे इक्विटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, corner portfolio are calculated where security enters, security leaves, security enters or leave, security with high extreme value enters. कॉर्नर पोर्टफोलियोज आर पोर्टफोलियोज जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं जहां पर सिक्योरिटी आइदर एंटर करती है या फिर लीव करती है पोर्टफोलियो को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड रिवार्ड इज गिवन बाय डैश एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशो, एक्सेस रिटर्न टू सिक्योरिटी, एक्सेस रिटर्न टू सिक्योरिटी, एक्सेस रिटर्न टू बीटा स्क्वायर रेशो। अब ये जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन पोटेंशियल अनसिस्टमेटिक रिस्क और रिवार्ड के बीच वो दिया जाता है एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशो में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बीटा रेशो रेफर करता है इफिशियंसी को जहां पर गिवन फिल्टर एलिमेंट जो है वो रिमूव किया जाता है पार्टिकल्स में गिवन साइज में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
A technique used in comparative analysis of financial statement is graphical analysis, preference analysis, common size analysis, रिटर्निंग एनालिसिस। जो टेक्निक यूज किया जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस में फिनेंशियल स्टेटमेंट के, वो है कॉमन साइज एनालिसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कॉमन साइज या फिर वर्टिकल एनालिसिस एक मेथड होती है इवैल्यूएशन की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के, जिसके थ्रू हमारे जो एटम्स होते हैं उसको एक्सप्रेस किया जाता है फिनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ परसेंटेज ऑफ बेस अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड। और कंपनी यूज करती है इस एनालिसिस को उसके बैलेंस शीट में और उसके इनकम स्टेटमेंट में। Net income available to stockholders is rupees 125 and total assets are rupees 1096. Then return on common equity would be, अब नेट इनकम जो अवेलेबल है स्टेक होल्डर्स के साथ वो 125 रुपीज़ है, टोटल एसेट्स जो है 1096 है। रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी रेट शो करता है नेट इनकम अर्न पर एवरी रुपी इन्वेस्टमेंट, और ये एक्ट करता है एज ए एड स्टिक या प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। तो रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी जो है वो नेट इनकम माइनस प्रिफरेंशियल स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन स्टॉक ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, इससे निकाली जाती है। अब हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन के साथ हम हमारी ये कैलकुलेशन करेंगे। 125 डिवाइडेड बाय 1096 इंटू 100, तो हमारा जो ऑप्शन आता है वो है 11.40%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, price per share is rupees 30 and earning per share is rupees 3.5. Then price for earning ratio would be, अब जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर आता है। तो 30 डिवाइडेड बाय 3.5 आंसर आता है 8.57 टाइम्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्राइस पर शेयर इज ₹25 एंड कैश फ्लो पर शेयर इज ₹6। देन प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो वुड बी, अब प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो जो है वो प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर शेयर से निकाला जाता है। सो 25 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4.16 टाइम्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लो प्राइस फॉर अर्निंग रेशियो इज रिजल्ट ऑफ लो रिस्की फर्म्स, हाई रिस्की फर्म्स, लो डिविडेंड्स पेड, हाई मार्जिनल रेट। लो प्राइस फॉर अर्निंग रेशियो एक रिजल्ट होता है लो रिस्की फर्म का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्राइस अर्निंग रेशियो जिसे कि नोन किया जाता है पी रेशियो के साथ, पी के साथ या फिर पीईआर के साथ, ये एक रेशियो होता है कंपनी के शेयर प्राइस का जो कि कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर के साथ कंपेयर किया जाता है। प्रॉफिट मार्जिन इज 4.5%, asset turnover is 2.2 times, equity multiplier is 2.7 times, then return on equity will be, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर रेशियो इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। सो इसमें हम सारी अमाउंट्स रख देंगे 4.5% इंटू 2.2 इंटू 2.7, तो आंसर आता है 26.73%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला सच एज नेट इनकम अवेलेबल फॉर कॉमन स्टेक होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी, रिटर्न ऑन डेप्ट, रिटर्न ऑन सेल्स। फॉर्मूला जो है नेट इनकम अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इज यूज्ड, ये कैलकुलेट किया जाता है रिटर्न ऑन टोटल एसेट के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो रेशो है वो कंसिडर्ड किया जाता है एज एन इंडिकेटर जो कि हाउ इफिशिएंटली कंपनी अपने एसेट को यूज कर रही है हमारी अर्निंग्स को जनरेट करने के लिए, इसके ऊपर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Price per ratio is divided by cash flow per ratio, which is used for calculating dividend to stock ratio, sales to growth ratio, cash flow to price ratio, price to cash flow ratio. प्राइस पर रेशो डिवाइडेड बाय कैश फ्लो पर रेशो ये यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए प्राइस टू कैश फ्लो रेशो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्राइस टू कैश फ्लो रेशो जो है वो एक स्टॉक वैल्यूएशन इंडिकेटर है या फिर मल्टीपल है जो कि मेजर करता है वैल्यू ऑफ स्टॉक प्राइस को रिलेटिवली इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर के साथ। A technique uses to identify financial statements trends are included common size analysis, परसेंट चेंज एनालिसिस, रिटर्निंग रेशियोज एनालिसिस, बोथ ए एंड बी। टेक्निक जो यूज करती है आइडेंटिफाई करने के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेंड्स को, वो इंक्लूड करती है कॉमन साइज एनालिसिस और परसेंटेज चेंज एनालिसिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेट इनकम अवेलेबल टू स्टॉक होल्डर्स इज ₹150 एंड टोटल एसेट्स आर ₹2100, देन रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स वुड बी,
अब जो नेट इनकम अवेलेबल है हमारे पास स्टॉक होल्डर्स की वो 150 है, टोटल एसेट 2100 है। रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी रेट शो करता है नेट इनकम अर्न पर एवरी रुपी इन्वेस्टेड, और ये एक्ट करता है एज ए एड स्टिक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को। तो रिटर्न ऑन इनकम कॉमन इक्विटी जो है वो नेट इनकम माइनस प्रेफरेंशियल स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। सो 150 डिवाइडेड बाय 2100 इंटू 100, तो हमारा आंसर आता है 7.14%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A formula such as net income available to income stockholders divided by common equity is used to calculate return on earning power, return on investment, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट। जैसे कि अभी अभी हमने देखा, ये जो फॉर्मूला है जो नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी इज यूज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी रेशियो रेफर करता है रिटर्न जो कि कॉमन इक्विटी इन्वेस्टर्स को रिसीव करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट पर। ऑप्शन सी इज द आंसर। Companies that help to set benchmarks are classified as competitive companies, benchmark companies, analytical companies, return companies। कंपनीज जो कि हेल्प करती हैं हमारी बेंचमार्क को सेट करने के लिए वो क्लासिफाइड की जाती है बेंचमार्क कंपनी के नाम से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेंचमार्किंग एक प्रैक्टिस होती है कंपनी के कंपेयर करने के लिए बिजनेस प्रोसेस और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को इंडस्ट्री के और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि अदर कंपनीज में चलती हैं उनके साथ। Total assets divided by common equity is formula used for calculating equity multiplier, graphical multiplier, turnover multiplier, stock multiplier। टोटल एसेट डिवाइडेड बाय कॉमन इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए इक्विटी मल्टीप्लायर। अब इक्विटी मल्टीप्लायर जो है वो एक फिनेंशियल लिवरेज रेशो है जो मेजर करता है हमारी फर्म की एसेट की अमाउंट को जो कि फिनांस्ड बाय शेयर होल्डर्स होते हैं, और उसे कंपेयर किया जाता है टोटल एसेट या फिर टोटल शेयर होल्डर इक्विटी के साथ। नेक्स्ट, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस अर्निंग रेशो, अर्निंग प्राइस रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, अर्निंग रेशो। प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ये जो फॉर्मूला है उससे हम प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई इक्विटी मल्टीप्लायर इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन टर्नओवर, रिटर्न ऑन स्टॉक, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी। प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी मल्टीप्लायर यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिटर्न ऑन इक्विटी एक मेजर होता है फिनेंशियल परफॉर्मेंस का जो कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग नेट इनकम बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी लॉ अर्निंग पावर एंड हाई इंटरेस्ट कॉस्ट कॉज फिनेंशियल चेंजेस विच हैव हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई रिटर्न ऑन एसेट्स, लो रिटर्न ऑन एसेट्स, लो रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी लॉ अर्निंग पावर और हाई इंटरेस्ट कॉस्ट कॉज करते हैं फिनेंशियल चेंजेस जो कि हाई रिटर्न देते हैं एसेट पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हायर रिटर्न ऑन एसेट जो होता है वो नंबर होता है और एक बेटर नंबर होता है क्योंकि कंपनी जो अर्न कर रही है मोर मनी लेस इन्वेस्टमेंट के साथ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रेशो विच रिलेट फर्म्स स्टॉक टू इट्स बुक वैल्यू पर शेयर, कैश फ्लो एंड अर्निंग्स आर क्लासिफाइड एज रिटर्न रेशोज, मार्केट वैल्यू रेशोज, मार्जिनल रेशोज, इक्विटी रेशोज। रेशो जो कि रिलेट करते हैं फर्म की स्टॉक को उसके बुक वैल्यू पर शेयर के साथ, वो कैश फ्लो और अर्निंग्स आर क्लासिफाइड होते हैं मार्केट वैल्यू रेशो के साथ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मार्केट वैल्यू रेशो यूज किया जाता है इवेल्युएट करने के लिए करंट शेयर प्राइस को पब्लिकली हेल्ड कंपनी के स्टॉक में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, an equation in which total assets are multiplied to profit margin is classified as DuPont equation, turnover equation, preference equation, common equation। अब एक जो इक्वेशन होता है टोटल एसेट जिसमें मल्टीप्लाई किया जाता है प्रॉफिट मार्जिन, उसे क्लासिफाइड किया जाता है ड्यूपॉन्ट इक्वेशन के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ड्यूपॉन्ट इक्वेशन जो है वो ROE यानी कि इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय फिनेंशियल लीवरेज के साथ निकाला जाता है। अंडर दिस एनालिसिस रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इक्वल होता है प्रॉफिट मार्जिन के साथ और मल्टीप्लाई किया जाता है एसेट टर्नओवर के साथ और उसे मल्टीप्लाई किया जाता है फिनेंशियल लीवरेज के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्राइस अर्निंग रेशो एंड प्राइस बाय कैश फ्लो रेशो आर क्लासिफाइड एज मार्जिनल रेशोज, इक्विटी रेशोज, रिटर्न रेशोज, मार्केट वैल्यू रेशोज।
Price earning ratio and price by cash flow ratios are classified as market value ratios. Option D is the correct answer. Next, return on asset is 5.5%, total assets 3000 and common equity 1050. Then return on equity would be, अब रिटर्न ऑन एसेट जो है वो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट होता है. नेट प्रॉफिट जो है वो 3000 इंटू 5.5% इज इक्वल टू 165 आता है. तो फिर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी. सो 165 डिवाइडेड बाय 1050 आंसर आता है 15.71%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. In profit margin 4.5% and total asset turnover 1.8%, then return on asset dew point equation would be, रिटर्न ऑन एसेट जो है वो टोटल एसेट टर्नओवर इंटू प्रॉफिट मार्जिन से कैलकुलेट किया जाता है. सो 1.8% इंटू 4.5% इज इक्वल टू 8.10%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो शोज कंपनीज लो डिविडेंड्स पेड, हाई रिस्क प्रोस्पेक्ट, हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, हाई मार्जिनल रेट. हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो शो करते हैं कंपनी के हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडिकेट करता है डॉलर अमाउंट को इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट करती है इन्वेस्ट करने में कंपनी में इन ऑर्डर टू रिसीव $1 जो कंपनी की अर्निंग होती है. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. रिटर्न ऑन एसेट 6.7% and equity multiplier is equal to 2.5%. Then return on equity will be, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन एसेट इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर. सो 6.7% इंटू 2.5% इज इक्वल टू 16.75%. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, हेयर वी कंप्लीट अवर दिस सीरीज ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस. हमने कई सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देख लिए हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट के. सारे की सारे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे आपकी स्टडीज़ के लिए. फ्रेंड्स, इन सारी सीरीज़ को पढ़ना ना भूलिए और साथ ही साथ इन्हें अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलिए ताकि सभी को इसका एडवांटेज ले सके और सभी इसका बेनिफिट ले सके और अपनी पढ़ाई में इसको यूज़ कर सके. फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें. हम लोग मिलेंगे इसकी नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द. तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.